वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेजेस टू वर्कर प्लस ऑल अदर बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर को एम्प्लॉयमेंट की वजह से और जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब मिला के क्या कहलाते हैं? लेबर कॉस्ट। यानी लेबर के हाथ में जितना कैश इन हैंड आता है सिर्फ वो लेबर कॉस्ट नहीं है। एम्प्लॉयर लेबर की वजह से जितना पैसा खर्च करता है वो एम्प्लॉयर के लिए लेबर कॉस्ट है। जरा आप बताइए, आप यहां पे क्या निकालना चाहते हो? हम जो कंप्यूटेशन यहां पे सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? एक इंडस्ट्रिस्ट के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की लेबर कॉस्ट या फिर एक वर्कर को कितनी इनकम जनरेट होती है वो देखेंगे। क्या लगता है इस चैप्टर में आपको क्या देखना है? वर्कर की इनकम कितनी जनरेट हो रही है ये देखना है, या फिर एक मैन्युफैक्चरर को एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कितनी लेबर कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है ये देखना है? एक मैन्युफैक्चरर को कितनी लेबर कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है ये देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 500 रुपए की वेजेस देता है और 10 रुपए की चाय पिला देता है, तो पता है एम्प्लॉयर का खर्चा लेबर पे कितना आया? 510 रुपए। और प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितना जाएगा एज लेबर कॉस्ट? 510 रुपए। कहने का मतलब यह है कि लेबर कॉस्ट का मतलब होता है वेजेस टू लेबर एंड ऑल अदर बेनिफिट विच एन लेबर इज गेटिंग बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि जितने भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट की वजह से लेबर पा रहा है उन सब के लिए एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है। तो हमें यहां पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाननी है, उसमें लेबर कॉस्ट कितनी इंकर हुई है ये कंसीडर करनी है। ठीक है, हर मैन्युफैक्चरर का ऑब्जेक्टिव होता है लेबर कॉस्ट को कम करना। लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने का मतलब क्या लेबर को कम तनख्वाह देना है, कम वेजेस देना है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम ये कहेंगे कि कंपनी लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि कंपनी वेजेस को कम करना चाहती है। हो सकता है इनफैक्ट वेजेस वो अधिक पे करना चाहती हो। ठीक है, लेबर कॉस्ट की बात तब आती है जब आप वेजेस को मैच करते हो विथ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हमें क्या करना है? वेजेस को हमेशा मैच करना है विथ प्रोडक्शन। एग्जांपल से इस बात को समझिए। एक कंपनी एक दिन का वेजेस पे करती है ₹200 और पता है लेबर कितना बनाता है? इसमें 10 यूनिट प्रोडक्शन करता है। ठीक है, कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर हम इसे 50 रुपए का बोनस देंगे तो एक टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं। कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर हम इस वर्कर को 50 रुपए का बोनस देते हैं तो एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि देखिए आपको कम से कम एक दिन में 15 यूनिट बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब एक दिन का कंपनी कितना पे करेगी? 250 रुपया। 50 रुपए का इसमें बोनस है, लेकिन इसे पे करने से कंपनी एक टारगेट फिक्स कर देगी कि लेबर को कम से कम कितनी यूनिट बनानी है? 15 यूनिट। और लेबर सचमुच हमारा 15 यूनिट बना देता है। बताइए क्या वेजेस हमने हाई पे की है? यस, वेजेस तो हाई पे की है, लेकिन फिर भी हमारी लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है। देखिए पहले 10 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट कितनी थी? 200 रुपए। यानी लेबर कॉस्ट पर यूनिट वॉज ₹20। मेरी कॉस्ट आती थी ₹20 पर यूनिट। अब मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? देखिए 250 रुपए में 15 यूनिट तैयार हो गया। करिए 250 डिवाइडेड बाई 50, हाउ मच इट इज? 16.66। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हम हमेशा कहेंगे कि कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है, कंपनी लेबर कॉस्ट को कम करना चाहती है। क्या इसका मतलब ये होगा कि कंपनी वेजेस कम कर देना चाहती है वर्कर का? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी वेजेस कम करना नहीं चाहती है, कंपनी चाहती है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जिससे लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाए। तो जब भी हम कहेंगे कि कंपनी लेबर कॉस्ट रिड्यूस करना चाहती है तो आप ये समझ लीजिएगा कंपनी इंसेंटिव हो सकता है देना चाहती हो और वो प्रोडक्शन को इनहांस करना चाहती है। ठीक है बात। लेबर कॉस्ट कभी भी जब भी देखा जाता है वो कैसे देखा जाता है? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बात सबको?
Labor cost is classified as direct labor cost and indirect labor cost. एक कंपनी में जितने भी मैन पावर होते हैं, एक कंपनी में जितनी भी मैन पावर है, उनको जो भी पेमेंट दी जा रही है उसे क्या बोला जाता है? लेबर कॉस्ट। जो लेबर हमारे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, उनकी कॉस्ट को कहा जाता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन लेबर की कॉस्ट को कहा जाता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक फैक्ट्री में कौन कौन से लेबर होते हैं? एक जो प्रोडक्शन बन कर रहा है, दूसरा मशीन की साफ सफाई कर रहा है, तीसरा हो सकता है झाड़ू पोछा कर रहा है, चौथा सुपरवाइजरी कर रहा है। तो झाड़ू पोछा जो कर रहा है, जो सुपरवाइजरी कर रहा है, और साथ ही साथ जो मशीन की साफ सफाई कर रहा है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो लेबर हमारा प्रोडक्शन करता है, जो माल बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। लेबर कॉस्ट incurred on labor involved in production activity. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट incurred on labor not involved in production activity. Example, मशीन क्लीनिंग मैन, मशीन की साफ सफाई करने वाला। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का काम क्या होता है? ये देखना कि लेबर सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो प्रोडक्ट पे चार्ज कर दिए जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं होते हैं उन्हें क्यूमुलेटिवली क्या बोला जाता है? ओवरहेड, और उसे प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब कराया जाता है। ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी क्या है? ओवरहेड है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हें क्यूमुलेटिवली ओवरहेड कहा जाता है, और इसे प्रोडक्ट पे आपको एब्जॉर्ब कराना पड़ता है। जो खर्चे डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं वो तो प्रोडक्ट पे हम चार्ज कर देते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो खर्चे जो प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते हैं उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें भी प्रोडक्ट पे चार्ज कराया जाता है। ठीक है। प्रोडक्ट पे जबरदस्ती चार्ज कराना, ये क्या है? अपॉर्शनमेंट। हम किसी भी तरीके से उसे प्रोडक्ट पे चार्ज कराएंगे। तो दिस इज ओवरहेड, ओवरहेड टू बी चार्ज्ड ऑन प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग एब्जॉर्प्शन रेट। अभी आपको मतलब नहीं है एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है। एब्जॉर्प्शन रेट होता है सारे खर्चों की जोड़ लगाई जाती है और एक रेट डिटरमिन कर लिया जाता है कि हर प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हम चार्ज करेंगे। ठीक है। ये सब कुछ हम सीखेंगे जब हम लोग करेंगे ओवरहेड चैप्टर। क्लियर है यहां तक? We need to learn several terms relating to labor. लेबर से रिलेटेड बड़े सारे टर्म्स को पढ़ना है, तो हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स की डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। The first term that you need to know is time recording. Time recording. टाइम रिकॉर्डिंग का मतलब होता है वर्कर का टाइम नोट करना। वो कब आता है, कब जाता है, किस समय कौन सा काम करता है। वर्कर जितना भी काम कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये सारे टाइम को नोट करने को कहा जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम। ठीक है। व्हाट इज रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम? दिस इज नोटिंग ऑफ टाइम ऑफ वर्कर, वर्कर कमिंग, गोइंग, वर्किंग, etc.
आने का समय, जाने का समय, उसके काम करने का समय, ये सब कुछ नोट करना क्या कहलाता है? टाइम रिकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम रिकॉर्डिंग दो पर्पसेस के लिए होती है। इसका जो पर्पस होता है टाइम रिकॉर्डिंग का, वो दो पर्पस है। वन इज कॉल्ड टाइम कीपिंग and the other is called time booking. टाइम कीपिंग का मतलब होता है अटेंडेंस बनाना, मतलब कब आता है कब जाता है, बस इसको रिकॉर्ड करने को कहा जाता है टाइम कीपिंग। देखिए बहुत सारे लॉ के तहत आपको वर्कर की अटेंडेंस रखनी पड़ती है, जैसे पीएफ एक्ट ये कहता है कि आपको वर्कर की अटेंडेंस रखनी पड़ेगी ताकि आप प्रोविडेंट फंड उसका मेंटेन कर पाओ। ठीक है, तो बहुत सारे कानून, ग्रेच्युटी, इवन ग्रेच्युटी भी पता है कैसे बनती है कि किस वर्कर ने कितनी इंप्लॉयमेंट की है। ठीक है, तो बड़े सारे लॉ ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि आपको वर्कर की अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एक पर्पस होता है कि हमें अटेंडेंस मेंटेन करनी है वर्कर की, इसलिए हम टाइम नोट करते हैं। ठीक है, तो आप अगर अटेंडेंस सिर्फ मेंटेन करते हो तो दिस इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। तो यहां पे क्या लिखा जाता है? वर्कर के आने का समय और वर्कर के जाने का समय। टाइम बुकिंग का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय वर्कर का कहां पे यूटिलाइज हुआ, ये क्या है? टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब वर्कर कब आता है और जाता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, वर्कर हमें कितना समय देता है इसे कहा जाता है टाइम कीपिंग। वर्कर हमें कितना समय देता है इसे कहा जाता है टाइम कीपिंग। वर्कर किस काम में समय लगाता है इसे कहा जाता है टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग से हम ये समझ पाते हैं कि वर्कर ने कौन सा काम किया। एक वर्कर ने 5 घंटे एक शर्ट बनाई, ठीक है, अब 5 घंटे का वो हमसे 50 रुपए लेता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि 50 रुपए किस बात का लिया है? इस शर्ट बनाने का लिया है। ठीक है, अगर एक वर्कर ने एक शर्ट भी बनाई और एक पैंट भी बनाई, ठीक है, 3 घंटे वो शर्ट बनाए और 5 घंटे वो पैंट बनाए और हमने 80 रुपए दिया, तो क्या हम लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर पाएंगे? अब हाँ, हम कहेंगे 3 घंटे उसने शर्ट बनाई थी तो 30 रुपए शर्ट में जाना चाहिए लेबर कॉस्ट, और 50 रुपए कहां चला जाना चाहिए? पैंट में चला जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अब जो प्रोडक्ट पे खर्चे लेबर के बांट पाते हो, वो पता है किसकी वजह से बांट पाते हो? बिकॉज ऑफ टाइम बुकिंग। ठीक है, तो टाइम बुकिंग हमें बताता है कि वर्कर टाइम को यूटिलाइज कहां पे करता है, उसे यूज कहां पे करता है। और टाइम कीपिंग हमें सिर्फ क्या बताता है? वर्कर ने हमें कितने समय दिए, हमारे पास वर्कर कितने समय के लिए अवेलेबल था। तो प्योर रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस इज टाइम कीपिंग, वेयर एज टू नो वेयर द टाइम वाज यूटिलाइज्ड इज टाइम बुकिंग। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है? यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। चलिए अब हम क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। देखिए कि इतनी बात से आप कितना समझ पाए हो इसे। ठीक है, एक वर्कर सिर्फ एक ही जॉब कर रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। ठीक है, हमें उस पर्टिकुलर काम की लेबर कॉस्ट जाननी है और हम सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम कीपिंग बताएंगे। बताइए क्या आप लेबर कॉस्ट उस पर्टिकुलर जॉब की बता पाओगे? फिर से सुनिएगा, एक लेबर सिर्फ एक ही जॉब करता है, एक ही काम करता है। ठीक है, उस जॉब में उसने कितना टाइम यूटिलाइज किया ये हम आपको नहीं बता रहे, हम सिर्फ टाइम कीपिंग बता रहे, उसने हमें कितना समय दिया। क्या आप लेबर कॉस्ट उस पर्टिकुलर जॉब की बता पाओगे? यस बता देंगे, क्योंकि वो काम ही एक किया है। अगर हमने उसे 50 रुपए दिया है तो वो पूरा 50 रुपए किसका है? एक ही काम का है। ठीक है, ये बात बताइए टाइम बुकिंग की जरूरत कब पड़ती है टू नो लेबर कॉस्ट? जब एक वर्कर एक से अधिक काम करता है। ठीक है, सिंस यू हैव टू अपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपका अप्रोच बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो वेयर इज टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग से भी हम जॉब की कीमत निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब मेरा वर्कर एक ही प्रोडक्ट बनाता है या सिर्फ एक ही टास्क को कर रहा है। लेकिन अगर हमारा वर्कर एक से अधिक टास्क को कर रहा है तो सिर्फ टाइम कीपिंग से हम लेबर कॉस्ट नहीं बता पाएंगे, हमें साथ ही साथ क्या चाहिए? टाइम बुकिंग भी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस काम में लेबर ने कितना समय यूटिलाइज किया है। ठीक है, चलिए टाइम कीपिंग, कम टू द नोट्स, वहां से रीडिंग कर रहे हैं। टाइम कीपिंग, द पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग इज टू प्रोवाइड बेसिक डाटा फॉर। टाइम कीपिंग क्यों की जाती है? पेरोल प्रिपरेशन। पेरोल प्रिपरेशन का मतलब होता है वर्कर को वेजेस जो दी जाती है वो उसकी कंप्यूटेशन के लिए। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में ये सिस्टम है कि वर्कर जितना समय देता है उसके हिसाब से उनको पेमेंट दी जाती है, 10 रुपए घंटे, 20 रुपए घंटे। तो हमें पता होना चाहिए कि लेबर किस समय आया और किस समय गया, सो दैट हम उसकी पेमेंट डिसाइड कर पाए। ठीक है बात, तो पेरोल प्रिपरेशन यानी वेजेस की कंप्यूटेशन के लिए टाइम कीपिंग की जाती है। और क्या क्या पर्पस है? फाइंडिंग आउट द लेबर कॉस्ट ऑफ अ जॉब, प्रोडक्ट और सर्विस। किसी जॉब की, प्रोडक्ट की, सर्विस की कीमत जानने के लिए भी आपको टाइम कीपिंग चाहिए।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कब पॉसिबल है, एक प्रोडक्ट की, एक जॉब की कीमत आप कब निकाल सकते हो, जब एक लेबर सिर्फ एक ही जॉब या प्रोडक्ट बना रहा हो। तो उसके आगे लिखिए इस बात को भी, सेकेंड पॉइंट के आगे, when the labor is doing only a particular job, when a labor is doing only a particular job, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ, ठीक है। बहुत सारे कानून ये कहते हैं कि आपको वर्कर की अटेंडेंस बनानी पड़ेगी, इसलिए हम टाइम कीपिंग करते हैं। तो शुरू से हम बोले क्या, क्यों टाइम कीपिंग करते हैं? पहला, वेजेस की कंप्यूटेशन के लिए, दूसरा, प्रोडक्ट की कीमत जानने के लिए, जॉब की कीमत जानने के लिए, तीसरी बात स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे कानून कहते हैं कि वर्कर की अटेंडेंस बनानी पड़ेगी, इसलिए टाइम कीपिंग करते हैं। चौथी बात, डिटर्मिनिंग प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट। देखिए, लेबर कॉस्ट अगर हमें कंट्रोल करनी है तो हमें जानना पड़ेगा कि वर्कर हमें कितना समय देता है, वो कितने प्रोडक्ट बनाता है, तभी तो हम लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी तो इंसेंटिव स्कीम बना पाएंगे और तभी तो हम लेबर के लिए टारगेट बना पाएंगे, ठीक है बात। मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग कैसे की जाती है, मतलब अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं? दो तरीके हैं, वन इज मैनुअल मेथड एंड द अदर इज मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। तो दो तरीके हैं अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? टाइम कीपिंग की। टाइम कीपिंग को करने के दो तरीके, वन इज मैनुअल एंड द अदर इज मैकेनिकल। मैनुअल में भी दो सिस्टम, वन इज अटेंडेंस रजिस्टर and the other is disk method. चलिए ध्यान से सुनिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के दो तरीके, मैनुअल और मैकेनिकल। मैनुअल मेथड में पहला तरीका है अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर नॉर्मली जो आप जानते हो, ठीक है, एक अटेंडेंस रजिस्टर बना दिया जाता है जिसपे सभी वर्कर के नाम होते हैं। वर्कर जब आता है तो अपने आने का टाइम नोट करता है और जब जाता है तो उसी पे अपना जाने का टाइम नोट कर देता है। उसमें दो कॉलम, हर डेट पे दो दो कॉलम बनी होती है। एक तरफ नाम हो जाता है, ये नेम हो गया, उसके बगल में ये डेट होगी, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट, और यहां के इसके अंदर दो कॉलम होगा, एंट्री का टाइम और एग्जिट का टाइम। तो हर वर्कर क्या करेगा, अपने नाम के आगे एंट्री का टाइम और एग्जिट का टाइम हर दिन का लिखते जाएगा। इसे कहा जाता है अटेंडेंस रजिस्टर। क्लियर है सबको? डिस्क मेथड क्या होता है? सभी वर्कर को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। बिल्कुल अटेंडेंस रजिस्टर में भी ऐसा होता है, एक रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। डिस्क मेथड में भी हर वर्कर को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है और कंपनी डिस्क बना लेती है। डिस्क मतलब एक सीडी बना लेती है, ठीक है, सीडी टाइप का मेटल में, आयरन मेटल का बना लेती है। उसके ऊपर सभी के रोल नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। और ये एग्जिट गेट पे क्या करती है कंपनी, ये सारा मेटल रख देती है, ठीक है, ये डिस्क रख देती है एग्जिट गेट पे। जैसे ही वर्कर एंटर करता है वो क्या करता है, गेट पे से अपनी रोल नंबर वाली डिस्क को उठाता है और कंपनी गेट के अंदर एक बॉक्स रखती है, उसमें वो क्या करता है, डिस्क को डाल देता है, ठीक है। अगर कंपनी के फैक्ट्री का एंट्री टाइम 10 बजे है तो 10 बजे उस बॉक्स को हटा लिया जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कितने वर्कर 10 बजे प्रेजेंट हो चुके थे, ठीक है। फिर उसके 10 बजे वो बॉक्स हटा लिया जाता है, एक दूसरा बॉक्स रख दिया जाता है। अब वो कब हटाया जाएगा, आधी घंटे बाद, 10:30 बजे। तो जितने वर्कर 10 से 10:30 के बीच आते हैं उन सब की टाइम क्या रिकॉर्ड की जाती है, 10:30। 10:30 बजे वो बॉक्स हटा लिया जाएगा, फिर एक तीसरा बॉक्स रख दिया जाएगा 11 बजे, ठीक है। वो कब हटाया जाएगा, 11 बजे हटाया जाएगा। तो जितने भी वर्कर 10:30 से 11 बजे के बीच आते हैं उनकी अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी, एज इफ दे हैव कम एट 11, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बॉक्स रखते जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बॉक्स अब हटा दिया जाता है परमानेंटली। कंपनी कहती है 11 बजे के बाद हम वर्कर को एंट्री करने ही नहीं देंगे, तो 11 बजे बॉक्स हटा लिया जाएगा और दूसरा बॉक्स अब नहीं रखा जाएगा। सबको यह बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड, ये नॉर्मल मेथड है, अटेंडेंस रजिस्टर बनाई जाती है और वर्कर क्या करता है, पेन से अटेंडेंस रजिस्टर पे अपने एंट्री और एग्जिट का टाइम लिख देता है। डिस्क मेथड क्या होता है, यहां पे डिस्क बनाती है कंपनी, सीडी जैसा कुछ होता है, ठीक है, मेटल का। इसे फैक्ट्री गेट के बाहर रख देती है। वर्कर जैसे ही एंटर करता है वो अपनी डिस्क उठा लेता है
और फैक्ट्री गेट के अंदर कंपनी एक बॉक्स रखती है, उस बॉक्स में डाल देता है। अगर कंपनी का एंट्री टाइम 10 बजे का होता है तो 10 बजे वो बॉक्स कंपनी हटा लेती है और जितनी भी डिस्क उसमें होती है उसका टाइम रिकॉर्ड कर देती है कि वो टाइम पे प्रेजेंट थे, 10 बजे प्रेजेंट थे। एक दूसरा बॉक्स वहीं पे रख दिया जाता है, जैसे ही पहला बॉक्स हटाया जाता है एक दूसरा बॉक्स रख दिया जाता है और हर बॉक्स को आधी आधी घंटे पे हटाया जाता है, ठीक है। लेकिन आधी आधी घंटे का मतलब ये नहीं है कि 10 के बाद 10:30, फिर 11, फिर 12, फिर 2 बजे 3 बजे तक बॉक्स लगा हुआ है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कंपनी बॉक्स नहीं रखती है, इसका मतलब ये होता है कि इससे ज्यादा लेट आपको परमिशन है ही नहीं, ठीक है बात। मैकेनिकल मेथड क्या होता है? मैकेनिकल मेथड ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, कार्ड स्वैपिंग। कार्ड आपको दिया जाता है, आपको कार्ड बना दिया जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है। आप उस गेट पे अपना कार्ड स्वैप करते हो तो आपकी टाइम एंट्री की रिकॉर्ड हो जाती है और निकलते समय आपको कार्ड स्वैप करना होता है तभी गेट खुलता है और आपकी एग्जिट की टाइम रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये जो बहुत सारे बैंक्स में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी बड़ी कंपनियों में ये देखने को मिलेगा, एम्प्लॉय को एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया जाता है, वो अपने कार्ड से स्वैपिंग करते हैं और गेट ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है, ठीक है, जिससे आपकी एंट्री और एग्जिट की टाइम रिकॉर्ड हो जाती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें 2 ट्रे रखी जाती है, हर वर्कर का कार्ड का एक ट्रे में रखा जाता है, ठीक है। फैक्ट्री गेट ये है, दिस फैक्ट्री गेट, ठीक है। ऐसे समझिए, हम यहां से जब बोलेंगे तो समझिएगा ये एंट्री हो रही है और जब ऐसे बोलेंगे तो ये एग्जिट हो रही है, ठीक है। एंट्री के समय गेट के बाहर एक ट्रे रखी होती है, ठीक है, इसे कहा जाता है आउट ट्रे, दिस कॉल्ड आउट ट्रे ऑब्लिक आउट रैक्स। इसमें सभी वर्कर के कार्ड रखे हुए होते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? फैक्ट्री गेट के बाहर एक ट्रे रखा होगा जिस ट्रे में सभी के कार्ड रखे होंगे, ठीक है। वर्कर जैसे ही फैक्ट्री गेट तक पहुंचेगा वो अपना कार्ड उठाएगा और कार्ड स्वैप करेगा और अंदर चला जाएगा। गेट के अंदर ही बस जैसे ही आप गेट से एंटर करते हो तुरंत ट्रे रखा हुआ होता है, उस ट्रे में आपको कार्ड अपना वापस रख देना है, ठीक है। और जब आपकी छुट्टी होगी 6 बजे, मान लीजिए ऑफिस बंद होती है, तो एग्जिट के टाइम आप इन ट्रे से, उसको क्या बोला जाता है जो अंदर ट्रे होती है, इन ट्रे, ठीक है, या फिर कह लीजिए इन रैक्स। इन रैक्स में आपका कार्ड रखा होता है, आप उसको स्वैप करते हो और बाहर चले आते हो और फिर कार्ड कहां रख के चले जाओगे? आउट रैक में रख के निकल जाओगे, ठीक है बात। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जब आप फैक्ट्री गेट एंटर करते हो तो कौन से रैक से कार्ड उठाते हो? कहां से उठाते हैं कार्ड? आउट रैक से कि इन रैक से? जब हम फैक्ट्री गेट में एंटर कर रहे हैं आउट रैक से कार्ड उठाएंगे, ठीक है, और लाके कहां रख देंगे? इन रैक्स में रख देंगे। जब छुट्टी हो जाती है तब कार्ड कहां से उठाते हैं? इन रैक से कार्ड उठाते हैं, स्वैप करते हैं, टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आउट रैक में अपना कार्ड छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर है बात सबको? तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल मेथड। एक बार आपके लिए प्लेन रीडिंग कर देते हैं सारे मेथड्स की। Various methods of timekeeping are available which may be grouped under manual and mechanical method as under manual method, attendance register method. An attendance register is kept at the entrance of the factory gate. In this method, the in and out timing are noted either by the worker himself or by a staff of the time office. या तो वर्कर खुद ही नोट कर देता है और या तो एक आदमी लगा देते हैं, ठीक है। वो गेट पे ही क्या करता है? टेबल कुर्सी लगा के अटेंडेंस रजिस्टर लेके बैठा रहता है। जैसे ही वर्कर आता है वो स्टाफ क्या करता है? एंट्री का टाइम रिकॉर्ड कर देता है और एग्जिट के समय एग्जिट का टाइम रिकॉर्ड कर देता है। और या फिर हम वर्कर पे ही छोड़ देते हैं, वर्कर खुद ही क्या करते हैं? अपनी एंट्री और एग्जिट की टाइम नोट कर देते हैं। लेटर एंट्रीज आर मेड टू द इंडिविजुअल अटेंडेंस रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्कमैन। फिर बाद में हम क्या करते हैं? एक एक इंडिविजुअल की अलग से सारी अटेंडेंस बनाते हैं हर दिन की, सो दैट उसकी वेजेस को कंप्यूट कर सके, ठीक है। अनदर इज डिस्क मेथड। हमने आपको एक्सप्लेन ही किया है डिस्क मेथड क्या होता है। आपको रोल नंबर अलॉट किया जाएगा और डिस्क पे आपका रोल नंबर लिखा होता है। आप क्या करते हो? डिस्क उठाते हो बाहर से और अंदर वाले डब्बे में डाल देते हो, ठीक है। जो भी फैक्ट्री का टाइम होता है उस समय बॉक्स हटा लिया जाता है और आपका टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। Under this method, metal disc bearing employees number allotted by the personnel department are placed on hooks on a board provided either at the gate. गेट पे हुक वगैरह लगा देते हैं, कील वील ठोक दिया, उसी पे क्या किया? सारा डिस्क पहना दिया, ठीक है। यही कह रहा है। On entering the factory, the worker removes the disc bearing his number from the board. जैसे ही आप फैक्ट्री में एंटर करते हो आप अपना डिस्क रिमूव कर लेते हो वहां से हुक से एंड प्लेसेस इट इन अ बॉक्स केप्ट फॉर द पर्पस। और आप उसे बॉक्स में डाल देते हो जो उस पर्पस के लिए रखा गया है। ये बॉक्स कहां रखा हुआ है? गेट के जस्ट अंदर है, ठीक है।
द बॉक्स इज टेकन अवे एज सून एज नॉर्मल रिपोर्टिंग टाइम इज ओवर। नॉर्मल रिपोर्टिंग टाइम का मतलब यह होता है कि अगर कंपनी की टाइमिंग 10 बजे रिपोर्ट करने की है तो 10 बजे उस बॉक्स को हटा लिया जाता है, सो एज टू नो कि कितने लोग समय पे अवेलेबल थे। अ वर्कर कमिंग लेट विल पिक अप द डिस्क एंड पुट इट इन द लेट बॉक्स। वर्कर जो लेट आएगा 10 बजे के बाद, मान लीजिए 10 बजे टाइम है तो 10 बजे तो वो बॉक्स हट चुका है, अब एक दूसरा बॉक्स रख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेट बॉक्स। और ये लेट बॉक्स भी हर आधी घंटे पे बदला जाएगा ताकि पता चले आप कितने लेट थे। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप अपने डिस्क हटाओगे और कहां पे डाल दोगे, लेट बॉक्स में डाल दोगे। लेट बॉक्स प्रोवाइडेड इन द डिपार्टमेंट, सच लेट बॉक्स इज नॉर्मली चेंज्ड एवरी हाफ एन आवर। अंडरलाइन कर लीजिए, हर आधी घंटे पे चेंज किया जाता है। नॉर्मली ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बताइए कि लेट बॉक्स को कितने समय पे चेंज किया जाता है। ऑप्शन होगा आधी घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा। तो यू विल हैव टू से आधी घंटे पे बॉक्स चेंज कर दिया जाता है। Such late box is normally changed every half an hour up to the maximum late attendance time allowed. हाँ, बॉक्स ये नहीं है कि हर आधी घंटे पे बदलते जाएंगे, लगाते ही जाएंगे। एक टाइम के बाद हम वर्कर को आने ही नहीं देंगे, और जिस टाइम के बाद हम वर्कर को आने नहीं देना चाहते हैं उस टाइम के बाद बॉक्स रखेंगे ही नहीं। द टाइम कीपर रिकॉर्ड्स द अटेंडेंस इन द रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्क। इस डिस्क के बेसिस पे वो टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है फिर। ठीक है, मैकेनिकल मेथड कार्ड स्वैपिंग मेथड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गेट होगा और आपको कार्ड दिया जाएगा, स्वैप कीजिए और एंट्री और एग्जिट के टाइम रिकॉर्ड कराइए। द अटेंडेंस कार्ड आर यूज्ड इन द टाइम क्लॉक इंस्टॉल्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द फैक्ट्री। टाइम क्लॉक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक गेट है, वो उसमें क्लॉक लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है, आप जैसे ही कार्ड स्वैप करोगे वो टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, ऑन एंटरिंग द फैक्ट्री द वर्कर टेक्स हिज कार्ड फ्रॉम आउट रैक। आउट रैक से आप अपना कार्ड उठाइए एंड प्रेस इट इनसाइड द क्लॉक। क्लॉक में क्या कीजिए, स्वैप कीजिए उसको। ठीक है, दिस विल प्रिंट अराइवल टाइम इन कॉलम। वो आपके इन कॉलम में आपका टाइम रिकॉर्ड कर देगा। 2 कॉलम होता है उस मशीन में, इन एंड आउट कॉलम। इन कॉलम में आपका टाइम रिकॉर्ड हो चुका है। ही देन प्लेसेस इट इन रैक। इन रैक में आप प्लेस कर दोगे, क्या चीज प्लेस कर रहे हो, अपना कार्ड। इन रैक में जाके अपना कार्ड रख दिया आपने। He then places it in the in rack of the department where he reports for duty. Late attendance is normally reported in red ink. देखिए, जब उसकी प्रिंट आउट निकाली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक गेट से जब प्रिंट आउट निकाली जाती है उसकी, तो जितने भी लोग लेट आए होते हैं उनकी वो रिकॉर्डिंग किस में करता है, प्रिंट आउट किस में आती है, रेड इंक में आती है। ठीक है, नॉर्मल रिपोर्टिंग जो होगी वो इधर ब्लू या ब्लैक इंक में होगी, और जो भी लेट रिपोर्टिंग्स होती हैं वो सारी रेड इंक में उसकी प्रिंट आउट आती है। Late attendance is normally reported in red ink. Similarly, when the employee leaves the factory, he collects the card from the in rack. जब आपको फैक्ट्री से निकलना है तो इन रैक से अपना कार्ड उठाइए and punches the time in the clock and keeps it out in the out rack. आप अपना कार्ड क्या कीजिए, स्वैप कीजिए और बाहर निकल के आउट रैक में वापस से कार्ड छोड़ के चले जाइए। It is necessary that the time keeping staff are present at the time of punching the card to supervise the procedure. एक टाइम कीपिंग स्टाफ को वहां पे जरूर रखा जाता है, क्योंकि ये वर्कर्स हैं, हो सकता है इनको स्वैप करने भी ठीक से ना आता हो, ताकि उनकी हेल्प हो सके और सुपरवाइज हो सके कि ये लोग ठीक से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए वहां पे टाइम कीपिंग स्टाफ को जरूर रखा जाता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट इज टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग क्या होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करना, और टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है, किस तरीके से टाइम वर्कर यूटिलाइज कर रहा है, किस काम में कितना यूटिलाइज कर रहा है, ये पता चल जाता है। ठीक है, ये बताइए वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, वर्कर कितना एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, ये किससे पता चलता है, टाइम कीपिंग से, टाइम बुकिंग से, किसी से भी नहीं, दोनों से। हाँ, टाइम बुकिंग से वर्कर कितना एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, ये टाइम बुकिंग से पता चलेगा, क्योंकि इसी में हम पता कर पाते हैं वो टाइम यूटिलाइज कहां कर रहा है। टाइम कीपिंग से तो बस इतना पता चलता है वर्कर इस समय आया और इस समय गया, किया क्या, ये किससे पता चलता है, टाइम बुकिंग से। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग आर टू अपोर्शन ओवरहेड अगेंस्ट जॉब्स। देखिए, बड़े सारे काम कर रहा है वर्कर तो हमारा, ठीक है, तो अब खर्चे कैसे बांटेंगे हम, ये खर्चे बांटने के लिए हमें टाइम बुकिंग चाहिए। टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब डन, टू असर्टेन आइडल टाइम फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। वर्कर कितना समय खराब कर रहा है ये भी टाइम बुकिंग से ही पता चलता है। ठीक है, आया था 10 बजे और गया है शाम को 6 बजे, तो कितनी देर फैक्ट्री में रहा, 8 घंटे। लेकिन हमने देखा कि 5 घंटे उसने ए वर्क किया है, 2 घंटे बी वर्क किया है, तो 1 घंटे क्या किया है, बर्बाद किया है। ठीक है बात, तो टाइम बुकिंग से आपको यह भी पता चल जाता है कितने समय उसने बेकार किए हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा उसने कितने समय यूटिलाइज किए हैं काम में, तो ऑटोमेटिक क्या पता चल जाता है, कितना समय उसने खराब किया है।
टू फाइंड आउट दैट द टाइम ड्यूरिंग विच अ वर्कर इज इन फैक्ट्री इज प्रॉपर्ली यूटिलाइज, हमें यह भी पता चल जाता है वर्कर कितना समय ठीक से यूटिलाइज कर रहा है और कितना समय खराब कर रहा है, दोनों ही बातें। टू इवैल्यूएट लेबर परफॉर्मेंस टू कंपेयर एक्चुअल एंड बस्टेड टाइम, लेबर की परफॉर्मेंस यहां पे इवैल्यूएट हो पाती है, हम एक्चुअल टाइम जो टेकन है उसे बस्टेड टाइम से कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, देखिए वर्कर तो हमारा 10 बजे से 6 बजे तक था, 8 घंटे था, एक पर्टिकुलर काम को होने में 7 घंटा लगना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा काम जो है वो 8 घंटे में नहीं हुआ है, पता है हमारा काम तो कितने में हो गया था, 6 घंटे में, मेरे वर्कर ने 2 घंटे खराब किए थे। इसका मतलब ये है कि हमारा वर्कर तो एफिशिएंट है, काम तो 7 घंटे वाला कितने में कर लिया था, 6 घंटे में, लेकिन 2 घंटे वो बेकार कर दिया था। तो ये सब कुछ किससे पता चलता है, हम बस्टेड टाइम की एक्चुअल टाइम से कंपैरिजन ये सब कुछ कैसे कर पाते हैं, या फिर अपने वर्कर की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट कर पाते हैं, व्हेन वी नो टाइम बुकिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग, टाइम बुकिंग के तरीके, ये वाले मेथड्स क्या थे, टाइम कीपिंग के मेथड्स, अब हम टाइम बुकिंग के मेथड्स देख रहे हैं। तीन तरीके हैं इसके, एक है डेली टाइम शीट, दूसरा है वीकली टाइम शीट एंड तीसरा जॉब कार्ड्स। जॉब कार्ड भी दो तरीके के बनाए जाते हैं, वन इज कॉल्ड जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड, जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड, और दूसरा होता है जॉब टिकट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। व्हाट इज डेली टाइम सेट? देखिए वर्कर हमारा फैक्ट्री में एंटर करता है 10 बजे, हम उसको एक सीट पकड़ा देते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं तुम 10 बजे से 6 बजे तक फैक्ट्री में रहोगे, किस समय काम को शुरू करोगे, किस समय खत्म करोगे, ये नोट करते जाना। तो देखिए वो 10 बजे फैक्ट्री गेट में एंटर करता है, तो 10 बजे काम शुरू नहीं हो जाएगा, अभी तो वो जाएगा अंदर, पहुंचेगा जहां पे उसको काम करना है, तो 10:10 हो गया, तो वो अपनी जॉब शीट में नोट कर देता है 10:10 पे हमने जॉब ए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो 3:30 पे जॉब खत्म कर देता है, तो नोट कर देता है 3:30 पे हमने जॉब खत्म कर दिया। उसके बाद वो 1 घंटा लंच करता है, तो अब 4:30 बजे वो जॉब बी स्टार्ट करता है, तो जॉब बी वो लिख देता है 4:30 पे हमने जॉब बी स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जॉब शीट डेली टाइम शीट क्या होता है, वर्कर को एक सीट पकड़ा दी जाती है एंटर करते समय, और उससे कहा जाता है तुम दिन भर में जब जब जो जो काम करोगे, तो काम का स्टार्टिंग टाइम और काम खत्म करने का टाइम नोट करते जाना, मतलब तुम किस समय क्या कर रहे हो ये दिन भर का हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डेली टाइम शीट। वीकली टाइम शीट क्या होता है, एग्जैक्टली वही चीज है, यहां पे वीकली टाइम शीट को वापस कब कंपनी लेती है, 1 हफ्ते बाद। वो आज अगर देगी तो 1 हफ्ते बाद टाइम शीट को वापस लेती है, वो कहती है हफ्ते भर में तुम जो जो काम किए, जिस जिस समय किए, क्या करना है उसको नोट कर देना। ठीक है, अब अंतर क्या है, डेली टाइम शीट कहां देते हैं, वीकली टाइम शीट कहां देते हैं। अगर एक वर्कर 7 दिन के 7 दिन काम करेगा, अगर हमें मालूम है कि काम ऐसा है कि वर्कर 7 दिन में 7 दिन काम करेगा, तो हम उसे देते हैं डेली टाइम शीट। लेकिन अगर हमें मालूम है कि हफ्ते में हफ्ते भर वो काम नहीं करेगा, एक वीक में हो सकता है 4 ही दिन काम करे, 5 ही दिन काम करे, अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली हम उसे क्या देते हैं, वीकली टाइम शीट। एग्जाम में ये क्वेश्चन करता है आपसे पूछता है कि बताइए इस तरीके का काम है वर्कर का, तो उसे कौन सी सीट दी जाती होगी, डेली टाइम शीट दी जाती होगी या फिर वीकली टाइम शीट। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, तो होता क्या है कि एक बार सिविल वर्क हो रहा है, ठीक है, तो एक सिविल वर्क एक सर्टेन स्टेज तक करने के बाद अब बिजली का तार फैलाना है। ठीक है, बिजली का तार फैला लिया गया, फिर उसके ऊपर फिर क्या की गई, प्लास्टरिंग की गई। तो एक बार बीच में जो सिविल वर्क था वो रोक दिया गया था क्योंकि अभी बिजली का काम हो रहा था, फिर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, तो उतने दिन फिर सिविल वर्क रुका हुआ था कि पहले पानी की पाइपलाइन बिछा ली जाए, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन वापस से शुरू होगा।
तो हमारा जो सिविल कंस्ट्रक्शन करने वाला वर्कर है वो बीच बीच में रुकता रहता है। क्यों रुकता रहता है? क्योंकि कभी बिजली का काम आ जाता है बिल्डिंग में, कभी पानी का काम आ जाता है, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। तो पता है ऐसे वर्कर को हम डेली टाइम शीट नहीं देते हैं, क्योंकि डेली तो वो काम ही नहीं करता है, बीच बीच में कई बार उसे रुकना भी पड़ता है। तो पता है हम उसे क्या देते हैं? वीकली टाइम शीट। सबको बात समझ में आ गई? तो वर्कर ही क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है कितना समय उसने किस काम में लगाया है। अब हमको बात करनी है कि व्हाट इज दिस जॉब कार्ड। पता है ये जो सीट्स होती हैं ये वर्कर बनाता है और उसने कितना काम किया है वो लिखता है। ये वर्कर स्पेसिफिक होता है, ये वर्कर के हिसाब से बनती है सीट, ये वर्कर वाइज होती है, हम ऐसे कह सकते हैं। अगर एक कंपनी में 50 वर्कर हैं तो पता है ये सीट्स कितनी होगी? 50 सीट्स होगी, ये वर्कर वाइज बनती है। ठीक है, जो जॉब कार्ड होता है पता है ये क्या होता है? ये जॉब वाइज होता है, इसको कंपनी मेंटेन करती है। अब कैसे मेंटेन करती है? जॉब ए जहां पे हो रहा है वहां पे एक सीट रखी हुई है और इस सीट पे पता है क्या रिकॉर्डिंग होती है? वर्कर ए इतने से लेके इतनी देर काम किया, वर्कर एक्स इतने देर से लेके इतनी देर काम किया इस जॉब पे, वर्कर वाई ने इतनी देर से इतनी देर काम किया। सबको बात समझ में आ रही है? एक जॉब पे किसने कितना काम किया है ये रिकॉर्ड जब होता है तो उसे हम बोलते हैं जॉब कार्ड। जॉब कार्ड का मतलब है एक पर्टिकुलर जॉब पे कितना समय किस वर्कर ने लगाया, और ये वर्कर वाइज सीट है। वर्कर ने कौन सा काम कितना किया, ये वर्कर जब सीट बनाता है दिस इज कॉल्ड डेली टाइम सीट या फिर वीकली टाइम सीट। कोई कंफ्यूजन है तो पूछेगा, फिर से बात करते हैं। जब वर्कर वाइज सीट बनता है, ठीक है, वर्कर वाइज सीट का मतलब अगर वर्कर हमारे पास 50 है तो 50 वर्कर एक सीट बनाते हैं, ठीक है, और हर वर्कर लिखता है कि हमने कौन कौन से इस काम को कितना कितना समय दिया है। ठीक है, मेरे पास वर्कर 50 है लेकिन काम सिर्फ 4 है, तो पता है अगर जॉब कार्ड बनेगा तो कितना बनेगा? सिर्फ 4। जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी एंड जॉब डी। जॉब ए को कितने वर्कर ने कितना कितना समय दिया ये सब रिकॉर्ड होगा। इसमें 50 वर्कर काम किए तो 50 वर्कर कितना कितना समय दिए ये इस पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर हो रही है बात सबको? अब जॉब कार्ड दो तरीके का होता है, वन इज जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड और दूसरा इज जॉब टिकट। इन दोनों में क्या अंतर है? जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड में दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, इसके अंदर मटेरियल भी रिकॉर्ड होता है और लेबर भी रिकॉर्ड होता है। मटेरियल की कंजप्शन और लेबर कितना टाइम लगाया दोनों, लेबर टाइम भी रिकॉर्ड होगा और मटेरियल की कंजप्शन भी रिकॉर्ड होगी। अगर सिर्फ लेबर का टाइम ही रिकॉर्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जॉब टिकट। यहां पे सिर्फ लेबर का टाइम रिकॉर्ड होता है। बात समझ में आ गई सबको? लेबर का टाइम तो दोनों में ही रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए इसको जॉब कार्ड कहा जाता है। लेकिन अगर लेबर के टाइम के साथ साथ किस काम में कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है ये भी लिख दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड। आई होप हम जो बोर्ड पे लिखते हैं उसे आप सब नोट करते हैं, क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। जितने भी क्रक्स वर्ड होते हैं, क्रीम वर्ड होते हैं, वो सारे हम लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे वो इन्हीं वर्ड्स पे होंगे। तो टाइम बुकिंग का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम रिकॉर्ड करने के दो तरीके हो गए मेनली। एक तरीका हो गया कि वर्कर खुद बताएगा कि कितना टाइम उसने कहां यूटिलाइज किया, और दूसरा तरीका हो गया कि किस काम में कितना टाइम यूटिलाइज हो रहा है वो हम काम के हिसाब से क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, जब वर्कर रिकॉर्ड करता है तो दो तरीके की सीट होती है, डेली टाइम सीट्स या फिर कह लीजिए वीकली टाइम सीट्स। ठीक है, इंटरमिनेंट वर्क होता है, इंटरमिटेंट। अगर इंटरमिटेंट वर्क होता है तो ऐसे केस में वीकली टाइम शीट यूज किया जाता है। व्हाट डज इट मीन? इंटरमिटेंट, इररेगुलर वर्क, जहां रोज रोज काम नहीं होता, स्टैंड्स फॉर इररेगुलर। दिस कैन बी यूज्ड, दिस वर्ड कैन बी यूज्ड इन एग्जाम कि काम मान लीजिए इंटरमिटेंट है, तो बताइए लेबर कौन सी शीट तैयार कर रहा होगा? वीकली टाइम शीट यूज हो रही होगी। इररेगुलर, इररेगुलर का मतलब और क्या हो गया? नॉन कंटिन्यूअस वर्ड कैन बी यूज्ड, नॉन कंटिन्यूअस वर्क है। डेली टाइम शीट कहां यूज होती है? जहां कंटिन्यूअस वर्क होता है, वर्कर हर दिन काम करेगा तो हर दिन की शीट दे देते हैं उसको। ठीक है यहां तक?
नाउ द नेक्स्ट टर्म इज टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी अपने मिला के एक टर्म ही है। टाइम एंड मोशन स्टडी इनकम्प्लीट इज अ सिंगल टर्म। ऐसा नहीं है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, दीज आर टू टर्म्स। टाइम एंड मोशन स्टडी इज अ सिंगल टर्म, ठीक है। लेकिन टाइम एंड मोशन स्टडी अगर हमें समझना हो तो एक बार पहले समझना होगा कि सिर्फ टाइम स्टडी किसे कहते हैं, ठीक है। हमें सीखना ये नहीं है, हमें सीखना है टाइम एंड मोशन स्टडी क्या चीज है। टाइम स्टडी का मतलब होता है टाइम फॉर स्पेसिफाइड वर्क। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, इस टाइम स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी कैसे करते हैं, देखिए हम आपको बताएं। मेरी फैक्ट्री में 50 वर्कर है, सब एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वर्कर ए को भी देख रहे हैं कितना समय लगा रहा है, बी को भी देख रहे हैं, सी को भी देख रहे हैं। तो हम देख के अंदाजा लगा ले रहे हैं। कोई 7 घंटे ले रहा है, कोई 6.5 घंटे ले रहा है, कोई 6 घंटे ले रहा है। हमको समझ में आ गया कि ऑन एन एवरेज कितना समय लगना चाहिए इस काम को करने में, 6.5 घंटा। इसे कहा जाता है टाइम स्टडी। फिर से समझ